Hey everyone, welcome to Judiciary Plus. As promised, मैं लेकर आई हूँ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सीरीज़। आज से ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है एंड पूरा सीआरपीसी जो है मैं वो कवर करने वाली हूँ इस सीरीज़ में। एंड ये सीरीज़ जो है डेली बेसिस पे आपके लिए जो है लेक्चर्स आएंगे एंड इसको आप देखिए, बिल्कुल डिटेल्ड में होगा ये सीरीज़ बेनिफिशियल होगा सारे एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, खास करके एलएलएम एस्पिरेंट्स के लिए, एलएलएम स्टूडेंट्स के लिए जो अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन फॉर अ कॉमन पर्सन ये हेल्पफुल होने वाली सीरीज़। तो ये सीरीज़ बिल्कुल आप मिस नहीं कीजिएगा एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि ये पूरा मैं डिटेल में कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। तो ये सीरीज़ जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का है, आज फर्स्ट लेक्चर है। तो सबसे पहले हम डिटेल में देखते हैं कि टोटल इसमें चैप्टर्स कितने हैं, टोटल सेक्शंस कितने हैं। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, बेसिक चीज़ें, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट क्लास है इसका। जो सीआरपीसी 1973 है, ये इसमें अभी के टाइम पे टोटल चैप्टर्स जो हैं इसमें 37 है। यहाँ आपको भी मैं दिखा देती हूँ, इसलिए स्क्रॉल कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कोड है एंड टोटल यहाँ पे चैप्टर्स जो हैं 37 हैं। एंड यहाँ देख सकते हैं आप 37 चैप्टर हैं एंड टोटल जो इसमें सेक्शंस हैं वो अभी के टाइम पे 484 सेक्शंस हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 484 लास्ट सेक्शन है, बट अमेंडमेंट के साथ ही बीच में जो है एडिशनल चैप्टर्स भी ऐड हुए हैं। तो टोटल सेक्शन 484 से भी ज़्यादा है, मोर देन 500 सेक्शन है अगर आप पूरा ऐसे देखें तो। बट यहाँ अगर आपसे पूछा जाए तो कितने टोटल सेक्शंस हैं, तो 484 सेक्शन है। लास्ट सेक्शन इज़ रिपील एंड सेविंग्स एंड उसके बाद शेड्यूल्स है। ठीक है, तो शेड्यूल्स जो हैं उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैं कवर करूँगी। जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस से रिलेटेड है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं जुडिशरी में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो मैं साथ साथ कवर करती जाऊँगी। अच्छा, जो पीडीएफ आपको सामने दिख रही है, इसके एडिशनल भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी। मैं साथ में मैंने नोट्स भी ओपन कर रखा है। मैं वो इसलिए आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो मैंने रफ लैंग्वेज में लिखा है, तो वो मैं आपको कवर करती जाऊंगी इस पीडीएफ में। जो भी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगी। आप नोट डाउन, एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा एंड नोट डाउन करते जाइएगा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है किसी भी एक्ट को लेके, तो वो होती है इनैक्टमेंट डेट। ठीक है, इनैक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट। तो देखिए, इनैक्टमेंट डेट जो है वो इस एक्ट का है 25 जनवरी 1974। तो ये डेट जो होता है ये इनेक्टमेंट डेट होता है। एंड इनेक्टमेंट डेट किसको बोलते हैं? जिस दिन प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया किसी बिल को एंड वो बिल कन्वर्ट हो गया एक्ट में, उसको इनेक्टमेंट डेट बोलते हैं। लेकिन इन्फोर्समेंट डेट क्या होता है? इन्फोर्समेंट डेट वो होता है जिस दिन से वो एक्ट इन्फोर्स हो जाता है इंडिया में या जहाँ पे भी वो एप्लीकेबल हो। तो दिस सीआरपीसी इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो जिस दिन इसका कमेंसमेंट डेट है उस दिन वो एप्लीकेबल हो गया होल ऑफ इंडिया में। एंड इसका इनेक्टमेंट डेट जो है वो 1 अप्रैल था 1974। यानी 1974 के 1 अप्रैल को ये कम इनटू फोर्स हो गया। सॉरी, मैंने इनेक्टमेंट बोला था, तो ये इन्फोर्समेंट डेट है। इनेक्टमेंट डेट है 25 जनवरी 1974 एंड इन्फोर्समेंट डेट है 1 अप्रैल 1974। कंफ्यूज नहीं होइएगा, इनेक्ट हुआ था जनवरी में, 25 जनवरी को इनेक्ट हो गया था एंड इन्फोर्स किया गया था 1 अप्रैल 1974 को। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। इसका क्या मतलब होता है? एक्ट नंबर 2, यहाँ पे जो नंबर होता है ना, ये नंबर सिग्निफाई करता है कि उस ईयर में ये कितना नंबर वा एक्ट था जो इनेक्ट हुआ था। तो ये 2 नंबर ऑफ एक्ट था जो 1974 में आया था। सीआरपीसी 1973 जो है ये 1974 का एक्ट नंबर 2 था। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे जो भी एक्ट नंबर रहता है वो उसमें कौन सा नंबर का एक्ट उस ईयर में बना था वो ही सिग्निफाई करता है, ठीक है। अगर पता नहीं होगा तो क्लियर हो गया होगा अब तक। चलिए, ये भी हो गया। टोटल सेक्शंस हमने देख लिए कि यहाँ पे है 484, टोटल चैप्टर देख लिए 37 है, हमने देख लिया इनेक्टमेंट डेट, हमने देख लिया इन्फोर्समेंट डेट। अब हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे कि सीआरपीसी किस तरह का एक्ट है। क्या ये प्रोसीजरल एक्ट है, क्या ये सब्सटैंटिव एक्ट है? तो सीआरपीसी जो है एक प्रोसीजरल एक्ट है, ये सब्सटैंटिव नहीं है। अब प्रोसीजरल एक्ट क्या होता है, सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, इसमें मैं डिफरेंस बता देती हूँ। तो प्रोसीजरल लॉ वो होता है जिसमें प्रोसीजर दिया होता है हर लॉ का कि इस स्टेप के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जो प्रोसीजर बताता है लॉ का वो होता है प्रोसीजरल लॉ। तो सीआरपीसी में पूरे यहाँ पे दिए गए हैं कि कैसे कैसे पुलिस को एक्ट करना है, कैसे मजिस्ट्रेट को एक्ट करना है, कब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक्ट करना है, कब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एक्ट करना है, पुलिस की कितनी पावर है, कॉमन मैन की क्या पावर है अरेस्ट की कि नहीं। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोसीजर होते हैं क्रिमिनल लॉ में वो यहाँ पे सीआरपीसी में दे रखा है, एंड इसीलिए ये एक प्रोसीजरल लॉ है। एक सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है जिसमें आपको राइट्स एंड ड्यूटीज एंड पनिशमेंट दी जाती है, जैसे कि आईपीसी। आईपीसी आपका सब्सटैंटिव लॉ है, एंड वो उसमें प्रोसीजर नहीं बताया गया है कि कब क्या कैसे करना है, उसमें बस बताया गया है कि ये जो है अगर ये पनिशमेंट है, अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो, अगर आप मर्डर करते हो तो मर्डर की ये पनिशमेंट है, रेप करते हो तो उसकी ये पनिशमेंट है। तो इसलिए वो एक सब्सटैंटिव लॉ है, एंड सीआरपीसी जो है एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब सीआरपीसी में कुछ अमेंडमेंट्स भी आए हैं, जैसे कि अमेंडमेंट जो आया है वो 2005 में आया है एंड 2013 में आया है। तो जो 2005 का अमेंडमेंट है, 2005 का अमेंडमेंट जो है और 2013 का अमेंडमेंट मैंने आपको बताया। तो 2005 का अमेंडमेंट जो है वो इन्फोर्स हुआ था 23 जून को 2005 में, ठीक है। एंड जो 2013 वाला है वो 3 फरवरी में हुआ था इन्फोर्स, 3 फरवरी 2013, ठीक है। ये जो 2013 वाला अमेंडमेंट आया था वो निर्भया रेप केस आपने सुना होगा दिल्ली में जो हुआ था, उसके बाद ही जस्टिस वर्मा की कमेटी बैठी थी, एंड आईपीसी में भी कुछ चेंजेस आए थे और सीआरपीसी में भी चेंजेस आए थे। वो इन्फोर्स हुआ था 13 फरवरी 2013, सॉरी 3 फरवरी 2013 से, और उससे पहले 2005 का भी अमेंडमेंट आया था। तो ये दो अमेंडमेंट मेजर अमेंडमेंट है जिसको आपको याद रखना है। कभी कभी जुडिशरी एग्जाम या अदर लॉ के रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितने अमेंडमेंट हुए हैं। मेजर अमेंडमेंट 2005 और 2013 में हुए हैं, और उसका इन्फोर्समेंट डेट है 23 जून 2005, एंड 2013 का 3 फरवरी 2013। ये दोनों अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। 2013 वाला अमेंडमेंट जो है वो जस्टिस वर्मा की कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, एंड 3 फरवरी 2013 से जो है ये इन्फोर्स हो गया था, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो जो मेजर चीज़ें कवर करनी होती है एक एक्ट शुरू करने से पहले, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है, एंड जब मैं एक्ट भी करती रहूँगी उसके साथ साथ भी जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगेगा आपको देनी है वो मैं साथ साथ देती रहूँगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेन एक्ट के साथ। तो यहाँ पे हम प्रीएम्बल पढ़ लेते हैं। प्रीएम्बल में क्या लिखा है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। अब ये सीआरपीसी जो प्रोसीजर लॉ है जो मैंने बताया, इसको लाया क्यों गया था, इस एक्ट को लाया गया था कंसोलिडेट करने और अमेंड करने। कभी कभी ये लाइन से भी क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पे क्या वर्डिंग यूज़ किया गया है। तो ये एक्ट को कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए लाया गया था क्रिमिनल प्रोसीजर। अब देखिए सीआरपीसी 1973 जो आया हमारा, इससे पहले भी क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ था, लेकिन वो लॉ जो थे इतने इफेक्टिव नहीं थे, इसीलिए जो सारे इधर उधर के क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ थे उनको एक जगह लाने के लिए ये 1973 वाला लॉ लाया गया। इसको कंसोलिडेट किया गया, जो चेंजेस आने थे, जो चेंजेस ज़रूरत थे उसको अमेंड किया गया, लाया गया, एंड देन ये 1973 का जो कोड हमारे पास आया है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये आया। और अब यहाँ देखिए एक और चीज़, बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑन 24th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जिस दिन इंडिया इंडिपेंडेंट हो इसके 24th ईयर में जो है ये एक्ट को लाया गया। दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट दिस वर्डिंग जो है कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हमारा प्रियम्बल हो गया। अब हम देखेंगे कि जो है हमारा चैप्टर 1 क्या कहता है।
तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी चैप्टर है। इसका फर्स्ट सेक्शन हमें बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। ठीक है, अब इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं? इस एक्ट को बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जो आप सबको पता होगा, जो हमने हेडिंग में भी पढ़ रखा है। ठीक है, अब जो है इसका जुरिसडिक्शन कहाँ तक है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। यह क्या है? इंडिया में, पूरे इंडिया में इक्वली एप्लीकेबल है। पहले क्या था? जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं था, लेकिन अब जो है जम्मू एंड कश्मीर पे भी ये लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, अब प्रोवाइजो इसका क्या बोल रहा है? प्रोवाइजो बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अदर देन रिलेटेड टू चैप्टर 8, 10 एंड 11 देयरफॉर शैल नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया। अब ये क्या बोल रहा है कि चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है, 10 है और 11 है, वो अप्लाई नहीं होता है कहाँ पे? नागालैंड में और कोई अदर ट्राइबल एरिया जो आसाम में है। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे हम पढ़ेंगे। बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अप्लाई दिस प्रोविजन। लेकिन जो स्टेट ऑफ नागालैंड है या ट्राइबल एरिया है कुछ असम का या अदर, उसकी भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे के उस एरिया पे अप्लाई कर सकती है सीआरपीसी। तो यहाँ पे वही दे रखा है, और यहाँ पे ट्राइबल एरिया का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक्सप्लेनेशन में कि इन द सेक्शन, ट्राइबल एरिया का मतलब क्या है? जो 21 जनवरी 1972 के अंदर ट्राइबल एरिया ऑफ असम इंक्लूडेड था, जो मैंने बताया ट्राइबल एरिया ऑफ असम के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस हमें याद क्या रखना है इसमें सेकेंड प्रोवाइजो में कि ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। पहले जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं होता था, अब वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। चैप्टर 8, 10 और 11 जो है स्टेट ऑफ नागालैंड, ट्राइबल एरिया ऑफ असम पे नहीं एप्लीकेबल होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके वहाँ पे भी अप्लाई कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ स्टेट अमेंडमेंट दिया है, वो हमें उतना नहीं देखना है। हम डायरेक्टली चलेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है पूरे के पूरे सीआरपीसी में, सेक्शन नंबर 2, वो देखेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन के बारे में बात करता है। तो जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो हमारा है यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस का। यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर भी याद रखना है। बेलेबल ऑफेंस किस में आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेक्शन नंबर 2A में बेलेबल ऑफेंस के बारे में दिया गया है। एंड बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज सोन इन एज अ बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ एट द टाइम फॉर बीइंग फोर्स। एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। अब यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस क्या दिया है? बेलेबल ऑफेंस सीआरपीसी के अंदर वो है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है। फर्स्ट शेड्यूल यहाँ पे नीचे दे रखा है, जिसमें सारे ऑफेंसेस मेंशन किए गए। एंड वो सारे ऑफेंसेस जो हैं आपके बेलेबल ऑफेंसेस हो सकते हैं। उसके अलावा कोई अदर लॉ में अगर मेंशन्ड है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, तो वो भी बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? नॉन बेलेबल ऑफेंस कोई भी अदर ऑफेंस जो बेलेबल नहीं है उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो 2A में डेफिनेशन दोनों की दे रखी है, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। याद रखिएगा, दोनों की डेफिनेशन 2A में ही है यहाँ पे, बेलेबल ऑफेंस के भी और नॉन बेलेबल ऑफेंस की भी। अब 2B पे चलते हैं, जो कि चार्ज की डेफिनेशन दिया है। चार्ज मतलब क्या होता है? चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज विच चार्ज कंटेन मोर देन 1। ठीक है, अब चार्ज मतलब क्या होता है? चार्ज मतलब एनी हेड ऑफ चार्ज, और उसमें एक से ज़्यादा भी चार्जेस हो सकते हैं। मतलब जैसे कि आपने कोई ऑफेंस किया, आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर ऑफेंस किया तो आपके ऊपर एक ही चार्जेस लगाएंगे। जब भी इन नॉर्मल सिचुएशन में बता रही हूँ आपको, जब भी किसी पे केस लगाया जाता है तो कभी भी एक चार्ज नहीं लगाया जाता, उस पर कई सारे चार्जेस लगाए जाते हैं। देन केस लड़ा जाता है, धीरे धीरे एक एक चार्ज को साबित किया जाता है। कुछ चार्ज साबित हो जाते हैं, कुछ डिसमिस हो जाते हैं, और उस हिसाब से उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो चार्ज मतलब कोई एक चार्ज नहीं, सिंगल चार्ज नहीं होता है, मोर देन 1 चार्ज हेड्स और चार्जेस भी हो सकते हैं। अब आते हैं थर्ड डेफिनेशन 2C। ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? जो थोड़े ग्रेव नेचर के होते हैं। ठीक है, उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच अ कॉग्निजेबल case means a case in which police officer may, in accordance with the first schedule or in any other law for the time being enforce arrest without warrant। अब मैंने आपको क्या बताया? कॉग्निजेबल ऑफेंस वैसे ऑफेंस होते हैं जो थोड़े ग्रेव नेचर के होते हैं, ज़्यादा हीनियस नेचर के होते हैं, तो उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। इसीलिए अब जो ज़्यादा ग्रेव नेचर के होंगे उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। इसलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस वैसे ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर को जो है फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से या किसी अदर लॉ के हिसाब से, जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया है वो
और किसी अदर लॉ में, उसमें पुलिस ऑफिसर को क्या राइट है कि आप अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, यानी कि पुलिस ऑफिसर के पास वारंट नहीं है तो भी वो अरेस्ट कर सकता है। एंड वैसे ऑफेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बोलते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आपका 2A एंड 2C इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 2A में हमने क्या देखा था, बिलेबल एंड नॉन बिलेबल ऑफेंस। 2C में हमने क्या देखा, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, ज़्यादातर मैं बोल रही हूँ, सारे नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादातर जो नॉन बिलेबल ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल नेचर के होते हैं, क्योंकि नॉन बिलेबल क्या होंगे, वही होंगे जो ग्रेव नेचर के होंगे। और कॉग्निजेबल में मैंने आपको क्या बताया, जो ग्रेव नेचर के होते हैं, इसलिए ज़्यादातर नॉन बिलेबल ऑफेंस होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। अब उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो आज नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा, वो मैं आगे चलते चलते आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था सेक्शन नंबर 2 जो है सीआरपीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो 2D देखते हैं। 2D में कंप्लेंट के बारे में बात हो रही है। तो कंप्लेंट मीन्स क्या होता है, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offense but not include an police report। ठीक है, अब कंप्लेन क्या होता है, कंप्लेन हमारा होता है कोई भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाया गया, चाहे वो ओरली लगाया गया है, चाहे वो राइटिंग में लगाया गया है, टू अ मैजिस्ट्रेट। अब सामने किसके लगाया गया है, कंप्लेन किया गया है, किसके सामने किया गया है, ओरली या राइटिंग में, मैजिस्ट्रेट के सामने किया है, और वो इस व्यू से किया गया है कि इस कोर्ट के अंदर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कंप्लेन की इसलिए किया गया ताकि इस कोर्ट में आपके अगेंस्ट मैजिस्ट्रेट जो है एक्शन ले। अब ये जो पर्सन के अगेंस्ट किया गया है वो चाहे नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है, और हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, वो पर्सन जो नोन या अननोन है उसने किसी कोई ऑफेंस किया हो। एंड ये जो कंप्लेंट है वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, क्या एक कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट होता है, नहीं, इसमें एक्सक्लूड किया गया है, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है कि कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। तो हमने कंप्लेंट में क्या देखा, कोई भी एलिगेशन जो ओरली या रिटर्न में मेड किया जाता है मैजिस्ट्रेट के सामने, इस व्यू से किया जाता है कि इस कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और चाहे वो पर्सन नोन हो या अननोन हो और उसने कोई ऑफेंस किया हो और उसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आता है, तो वो कंप्लेंट हो जाता है। अब कंप्लेंट का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे, क्या एक्सप्लेनेशन है, अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सच the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint, and a police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant। very important, बहुत सारे जुडिशियल एग्जामिनेशन में एंड अदर एग्जामिनेशंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, अब एक्सप्लेनेशन, कोई भी रिपोर्ट अगर पुलिस ऑफिसर मेड करता है किसी केस में जो डिस्क्लोज किया जाता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमीशन हुआ है, तो उस कंप्लेन को वो क्या मान लिया जाता है, वो पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेन माना जाता है। यानी कि पहले पुलिस रिपोर्ट बनी थी और वो सोच रहे थे कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको पता चला ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, मानने की थोड़े कम ग्रेव नेचर के, कॉग्निजेबल ज़्यादा ग्रेव नेचर के, नॉन कॉग्निजेबल थोड़े कम ग्रेव नेचर के। तो वैसे पुलिस रिपोर्ट को हम मान लेते हैं कि ये कंप्लेंट है, ये पुलिस रिपोर्ट नहीं है, और जो पुलिस रिपोर्ट जो है जो पुलिस ऑफिसर बनाता है उसको मान लेते हैं हम कंप्लेनेंट। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा इसको मिस नहीं कीजिएगा, अच्छे से मैंने बता दिया कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस का सोच के इन्वेस्टिगेट पुलिस करती है, रिपोर्ट बना देती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वैसे रिपोर्ट को कंप्लेन मान लिया जाता है, डीम्ड किया जाता है, वैसे ऑफिसर को जिसने रिपोर्ट बनाया उसको कंप्लेनेंट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बार बार बोल रही हूँ। 2A बेलेबल नॉन बेलेबल, 2C कॉग्निजेबल ऑफेंस, एंड 2D कंप्लेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लेंट का एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब क्या होता है, इन रिलेशन टू अ स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट इन रिलेशन टू a union territory to which the jurisdiction of high court for a state been extended by law of that high court। अब हाई कोर्ट का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट सिंपल मीनिंग जिस स्टेट का हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट। दूसरा, कुछ कुछ यूनियन टेरिटरी हैं जिस पे दूसरे स्टेट का हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है,
ठीक है, जैसे अंडमान एंड निकोबार का जुरिस्डिक्शन कोलकाता के पास है, तो वो उसके लिए हाई कोर्ट है, तो वो भी उसमें हाई कोर्ट के डेफिनेशन में यहाँ पे कवर आएंगे हो जाएंगे, जो सीआरपीसी में जब भी हाई कोर्ट के बारे में बात होगी। और थर्ड जो पॉइंट है, इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के अंदर ये भी आता है कि कोई अदर यूनियन टेरिटरी है जिसका हाई कोर्ट नहीं स्पेसिफाई किया गया है, तो कोई भी अदर हाई कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट भी जो है हाई कोर्ट के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा इस कोर्ट के लिए। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट जो स्टेट का हाई कोर्ट है, दूसरा जिस यूनियन टेरिटरी के लिए कोई हाई कोर्ट को असाइन किया गया है, जुरिस्डिक्शन दिया गया है, एंड कोई अदर यूनियन टेरिटरी के लिए कोई भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील के लिए जो हाईएस्ट कोर्ट है वो भी इसके अंदर आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 2E हाई कोर्ट का डेफिनेशन था। अब 2F में चल रहे हैं, जो इंडिया का डेफिनेशन बोल रहा है। इंडिया मतलब क्या होता है, टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड। ठीक है, इंडिया सिंपल डेफिनेशन। 2F में नंबर याद रखिएगा, हाई कोर्ट का भी नंबर याद रखने वाला बात है। 2E 2F इंडिया का याद रखिएगा। फिर आता है हमारा 2G इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, 2G में दिया गया है इंक्वायरी मतलब क्या होता है, एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी मतलब क्या होता है, वो सारी इंक्वायरी जो कि ट्रायल नहीं है, जो कंडक्ट की जाती है इस कोर्ट के अंदर मैजिस्ट्रेट या किसी कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सिंपल में क्या हो गया, इंक्वायरी मतलब होती है वो सारी इंक्वायरी जो कि ट्रायल नहीं होती है, जो कि कंडक्ट की जाती है इस कोर्ट के अंदर मैजिस्ट्रेट के द्वारा, वो इंक्वायरी है। इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है, मैजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर, ये याद रखिएगा। तो सारी इंक्वायरी जो कि मैजिस्ट्रेट करती है और जो ट्रायल नहीं है, याद रखिएगा। अदर देन ट्रायल तो इसको हटा के ऐसे पढ़ेंगे कि मीन्स एवरी इंक्वायरी कंडक्टेड अंडर द कोड। मैं क्लीन कर देती हूँ थोड़ा, तो इंक्वायरी को कैसे पढ़ेंगे, एवरी इंक्वायरी कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मैजिस्ट्रेट। सारी इंक्वायरी जो मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करेगा अदर देन अ ट्रायल, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रायल नहीं आता इंक्लूड, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पहले 2G में आता है, दूसरा इंक्वायरी में क्या नहीं इंक्लूडेड होता है, ट्रायल नहीं होता है, कंडक्ट कौन करता है, मैजिस्ट्रेट। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंक्वायरी कौन करता है, मैजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अब हम इन्वेस्टिगेशन पे आएंगे, जो 2H है, डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। 2H नंबर आता ही है क्वेश्चन, बहुत सारे मैं जुडिशरी एग्जामिनेशन में मैं देख चुकी हूँ। 2H में इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें इंक्लूड होता है ऑल द प्रोसीजर अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन मैजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। अब क्या है, इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड होते हैं सारे प्रोसीडिंग्स जो इस कोड के अंदर आते हैं, और वो किस लिए प्रोसीडिंग हो रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हो रहे हैं। कंडक्ट कौन कर रहा है, पुलिस ऑफिसर या कोई भी अदर पर्सन जो कि मैजिस्ट्रेट नहीं है और मैजिस्ट्रेट ने उसको ऑथराइज किया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो सिंपल में हम क्या समझते हैं, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कौन करता है, पुलिस ऑफिसर। और भी कोई पर्सन कर सकता है, हाँ कर सकता है। कौन कर सकता है, जो कि मैजिस्ट्रेट नहीं होगा और मैजिस्ट्रेट ने उसको अथॉरिटी दी होगी कि तुम इन्वेस्टिगेट कर सकते हो इस केस में, तब वो भी कर सकता है। लेकिन याद क्या रखना है, वो मैजिस्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि मैजिस्ट्रेट होगा तो वो इंक्वायरी ही हो जाएगी, वो इन्वेस्टिगेशन रहेगी नहीं, है ना। तो वो या तो पुलिस ऑफिसर होगा या कोई ऐसा पर्सन जिसको मैजिस्ट्रेट ने अथॉरिटी दी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन आएगा। अब इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, वो सारे प्रोसीडिंग्स जो इस कोर्ट के अंदर की जाती है, क्यों की जाती है, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। पर्पस क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस बहुत बार क्वेश्चन में आता है, तो क्या पर्पस होता है इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस ऑफिसर क्यों इन्वेस्टिगेट करती है, तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, जो कि वो अदालत में रखेगी एंड अपने केस को साबित करेगी। तो उसका क्या है, किस लिए करती है इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन 2H। ओके, तो
आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखती हूँ, और भी डेफिनेशंस हैं। आज हमने कवर किया है 2H तक, बाकी जो है 2Y तक डेफिनेशन है। मैं आज पूरा इसलिए कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि डेफिनेशन सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, तो उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। मैं एक एक डिटेल में बता रही हूँ सारी इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, एंड डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अच्छे से। इस पूरे जो भी मैंने आज के सेशन में बताया, मैं एक बार पूरा रिवाइज करा देती हूँ। आज जो भी हमने पढ़ा है, तो हमने क्या क्या पढ़ा है। CRPC कोड जो है इन्फोर्स हुआ था हमारा इनेक्ट हुआ है 25 जनवरी 1974 को, इन्फोर्स हुआ है 1 अप्रैल 1974 को। 2 मेजर अमेंडमेंट आए हैं 2005 और 2013 को। 2013 वाला जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन पे आए थे। देन जो है हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टोटल चैप्टर 37 है, टोटल सेक्शन 484 हैं। देन हमने जो देखा डेफिनेशन, हमने देखा कि ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ इंडिया पे, एंड जो है पहले जम्मू एंड कश्मीर पे करता था बट अब नहीं करता है। हमने फिर डेफिनेशन सेक्शन पढ़ा। डेफिनेशन सेक्शन में हमने 2H तक डिटेल में पढ़ा है। आगे के जो डेफिनेशन है वो मैं कल कवर करूँगी आपको, तो तब तक जो है आप इस लेक्चर को बार बार सुने अच्छे से। एक बार नॉर्मल स्पीड पे, देन उसके बाद 2x स्पीड पे आप सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, सारी चीज़ें जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ मैं वो नोट करिएगा। मैं अपने साथ नोट्स लेके भी बैठती हूँ, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये PDF के अलावा हैं वो मैं लिख रही हूँ, ये आपको बता रही हूँ, तो साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइए कि आप बाद में जब आपको रिवाइज करना हो तो आपको पूरी लेक्चर ना सुननी पड़े। आप बाद में जो है आप अपनी कॉपी खोल के कर सकते हैं, एंड या तो 2x स्पीड पे करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दिस इज़ ऑल बाय माय साइड, थैंक यू।